हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताओं को लेकर के आए हैं। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है और उसके अंतर्गत ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आज आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, मंत्रिमंडल प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, अगर आपने मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा है, पिछले मंत्रिमंडल की रचना, निर्माण, गठन, उसका विकास, उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे पहले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषताएं। इंग्लैंड की मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की विशेषताएं निम्न है। यानी मंत्रिमंडल क्या होता है? कुछ लोगों का समूह। यानी मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री शामिल किए जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, मंत्रिपरिषद, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो बात की गई है मंत्रिमंडल के बारे में किया गया है। ये मंत्रिमंडल क्या होता है उसके बारे में बताया। देखिए, पहली विशेषता इंग्लैंड के संविधान की। इंग्लैंड के संविधान की पहली विशेषता क्या है ये देखते हैं। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनकी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वो उनसे बाहर होता है। तो सम्राट द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं की जाती है, क्योंकि वो उनसे बाहर रहता है। ये देखना है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है, वो बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। उससे पहले के राजा रहे थे, जैसे दो राजा, उन्होंने मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया था, परंतु उससे पहले क्या था, राजा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था। यानी ब्रिटेन का जो सम्राट था वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था। लेकिन दो राजा ऐसे हुए जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने उन बैठकों का बहिष्कार कर दिया, वो बैठकों में भाग नहीं लेते। तो उन्होंने एक अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को उसकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। तो देखिए, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राजा या ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। यानी प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त मंत्रिमंडल होता है उसी को जो सम्राट है ब्रिटेन का वो अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है, जो उसके कार्यों में सहायता देता है। तो सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। यहाँ पर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री द्वारा ही संसद की जो वास्तविक शक्तियां दी गई उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी देखिए, दूसरी विशेषता आती है टोली की भावना। टोली का मतलब होता है समूह या दल की भावना। मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करती है। यानी मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं एक टीम के रूप में यानी एकजुट रह करके कार्य करते हैं। यदि शासन को अपने कार्य में सफलता मिलती है, यानी शासन कार्य में सरकार है उसको शासन कार्य चलाने में सफलता मिलती है, तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है। यानी पूरे मंत्रिमंडल को उसकी श्रेष्ठता दी जाती है, उसकी प्रशंसा होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियाँ गलत साबित होती हैं, यानी अगर सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो गलत होती हैं, तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। ये नहीं है कि किसी एक ही मंत्री की निंदा की जाए। तो यानी एक मंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडल ही किसी ना किसी के लिए उत्तरदायी होता है, या उसकी निंदा हो या उसको श्रेय मिले, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल उसके लिए उत्तरदायी होता है, ना कि कोई एक मंत्री। कॉमन सभा में अविश्वास पारित होने पर, यानी कॉमन सभा जो है लोक सदन है ब्रिटेन का, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति या मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए कॉमन सभा में या लोक सदन में, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सभी सदस्य हैं वो एक साथ त्यागपत्र देते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो यानी मंत्रिपरिषद वो एक राजनीतिक इकाई है, इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यानी किसी भी कार्य के लिए पूरा मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होता है, ना कि कोई एक मंत्री। तो मंत्रीगण यानी मंत्री भी हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यानी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ गठित होता है और एक साथ ही उसका गठन हो जाता है। इस संदर्भ में यह उक्ति भी प्रचलित है कि प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक। ये प्रत्येक के लिए सभी होते हैं और सबके लिए प्रत्येक होता है। ये मंत्रिमंडल की जो भावना है उस पर कार्य करती है। टोली यानी दल की जो भावना है, मंत्रिमंडल में समूह की जो भावना है वो उसमें पाई
चौथी, संपूर्ण कार्यों के लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल या संपूर्ण समूह उत्तरदायी होता है। तीसरी जो विशेषता है वो देखिए गोपनीयता। तीसरी विशेषता क्या है? गोपनीयता। यानी मंत्रिमंडल द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको गोपनीय रखा जाता है। यानी मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, शासनीय है, वो एक स्थान पर एकत्रित होकर सभी मंत्री गोपनीयता का ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करते हैं। मंत्रिमंडल शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सब सदस्य इस बात के स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें। यानी मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी मंत्री भाग लेते हैं उसके जो संपूर्ण सदस्य हैं वो स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, पर उनके लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हो। यानी सार्वजनिक रूप से सही के रूप में ध्यान में रखते हुए ऐसी ही बातें उनको स्पष्ट करनी चाहिए जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल होनी चाहिए, जिस पर संपूर्ण मंत्रिमंडल सहमत होता हो। संपूर्ण मंत्रिमंडल कैसा होता हो? सहमत। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है। यानी जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्हें अपने विचार और अन्य सदस्य उनके विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है, क्योंकि वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनमें जो भी विचार आपस में एक दूसरे से किए जाते हैं, विचार विमर्श होता है, उनको गोपनीय रखते हुए कार्य करने पड़ते हैं। ये नहीं कि उनको वो सार्वजनिक कर दें, बल्कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं वो गोपनीय ही रखे जाते हैं। चौथी विशेषता आती है ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसकी अध्यक्षता या नेतृत्व कौन करता है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, यानी वही सर्वेसर्वा होता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भी समाप्त हो जाता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पद ही हैं, यानी सभी मंत्रियों के समान पद होते हैं, एक समान पद होते हैं, उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। परंतु पद उनके समान है, परंतु महत्वपूर्ण पद कौन का होता है? प्रधानमंत्री का, क्योंकि वह एक विशिष्ट स्थान रखता है मंत्रिमंडल में। वह सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं उन सभी में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को। अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं, वह बराबर वालों में प्रथम होता है, समानों में प्रथम। एक प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है ब्रिटेन में? समानों में प्रथम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री समानों में प्रथम है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख भी कीजिए, वो आगे के चैप्टर में बता देंगे हम आपको प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ कार्य चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रियों में यानी अपनी मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्र स्तर के जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन सभी में सबसे प्रथम स्थिति किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। यानी सभी समान है, फिर सब में समानों में प्रथम कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री। अगली विशेषता आती है राजनीतिक सजातीयता। यानी राजनीतिक सजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है, यानी संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है ब्रिटेन का वो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। उसकी कार्रवाइयों की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। क्योंकि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसकी जो मुख्य आधार है उसका वो क्या रहा है? ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं वो उसके आधार माने जाते हैं। इसीलिए सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। यानी कोई भी हो, जिस दल की सरकार बनती है उसी दल के मंत्री और मंत्रिमंडल में सदस्य शामिल किए जाते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। यानी एक ही दल से जुड़े होने के कारण मंत्रिमंडल जो सदस्य हैं वो एक ही दल के सदस्य होने के कारण उनकी विचारधारा भी एक समान होती है, एक से उद्देश्य रहते हैं और जो सब समस्याओं पर एक दृष्टि से विचार करते हैं। क्योंकि एक ही दल के सदस्य हैं, उनके दृष्टिकोण, विचार, उद्देश्य, सभी समस्याएं सभी समान होती हैं, इसीलिए वो उन सभी को दूर करने का भी प्रयास करते हैं और उनके विचार भी एक समान पाए जाते हैं। अगर अलग अलग दलों की सरकार मिली जुली सरकार बनती है उसमें ऐसा नहीं पाया जाता है। तो ब्रिटेन में दो ही दल हैं, अधिकांशतः ब्रिटेन के जो दो दल हैं तो उन्हीं दोनों दलों में से किसी ना किसी की सरकार बनती रहती है। अगली विशेषता आती है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध घनिष्ठता। यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध एक दूसरे से घनिष्ठ है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। कार्यपालिका नियम बनाती है और व्यवस्थापिका को लागू करती है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से संबंध बना रहता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता है, यानी
उनका जो संबंध है वो अटूट होता है, एक दूसरे से उनका जुड़ाव रहता है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व भी नहीं है। मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है। यही मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है? संसद की समिति, यानी मंत्रिमंडल जो होता है ब्रिटेन का वो एक संसद की समिति के रूप में कार्य करता है। इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है। यानी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री शामिल किए जाते हैं या सदस्य शामिल किए जाते हैं उनको संसद सदस्य होना आवश्यक होता है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, यानी अधिकांशतः जो मंत्री होते हैं वो लोक सदन से ही लिए जाते हैं, जबकि कुछ सदस्यों को लॉर्ड सभा से भी लिया जाता है। इसीलिए वो किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य होते हैं। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो भी वो कार्य करते हैं उसके लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोक सदन में विश्वास प्राप्त रहता है। यानी जब तक उसको लोक सदन में विश्वास प्राप्त है, उसके खिलाफ कोई अविश्वास नहीं आया, तब तक मंत्रिमंडल बना रह सकता है। तो इसीलिए मंत्री कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। यानी मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। यानी मंत्रिमंडल वो लोक सदन का विघटन कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित कर सकता है, यानी उसको समाप्त कर सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न करे, यानी जो भी मंत्रिमंडल द्वारा कार्य किया जाता है अगर उसे उस कार्य के लिए मंत्रिमंडल को संसद का विश्वास नहीं हो, या विश्वास जब तक प्राप्त नहीं होता संसद में, या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित ना कर सके, और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनर्निर्वाचन करा सकता है। यानी दोबारा निर्वाचन की मांग कर सकता है कि वो लोक सदन को विघटित कर सकता है। वो अपनी सरकार को गिरा भी सकता है। मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है तो दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं, तो पुनर्निर्वाचन कराया जाता है। अगली जो विशेषता है वो देखते हैं मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। यानी मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, यानी मंत्रिमंडल होता है उसका उत्तरदायित्व क्या है? कैबिनेट प्रणाली की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। यानी मंत्रिमंडल के कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं, उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखना है। उसके उत्तरदायित्व को 3 प्रकारों में बांटा गया है। यानी कितने प्रकार के होते हैं मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व? 3। पहला आता है वैधानिक उत्तरदायित्व। वैधानिक मतलब कानूनी उत्तरदायित्व। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ राजा के प्रति उत्तरदायित्व है। वैधानिक का मतलब क्या होता है? कानूनी। उत्तरदायित्व का मतलब राजा यानी वो ब्रिटेन का सम्राट है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सम्राट के प्रति। राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है। यानी संविधान ने जो प्रधान संविधान जो शक्तियाँ दी गई है वो ब्रिटेन के सम्राट को दी गई हैं। अतः मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों के लिए उसकी प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन का मंडल अपने समस्त कार्यों के लिए किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? ब्रिटेन के सम्राट के प्रति, यानी राजा के प्रति। आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र है। यानी जो सम्राट है ब्रिटेन का उसको औपचारिक शक्तियां दी गई हैं, उसका उत्तरदायित्व कैसा है? औपचारिक है। लेकिन वास्तविक जो प्रयोग करता है वो कौन करती है? मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है। उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना पड़ता है। मंत्रिमंडल है वो जो उसको परामर्श देता है उसके अनुसार सम्राट को कार्य करना पड़ता है। अपनी मर्जी से वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। देखिए दूसरी आती है इसके अंतर्गत अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। यानी मंत्रिमंडल के अंतः उत्तरदायित्व, यानी आंतरिक जो उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के उसके प्रति राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी वो किसी एक दूसरे की बुराई भी नहीं कर सकते और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसका आशय है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य परस्पर सहयोग और स्वेच्छा से के साथ एकजुट होकर कार्य करें। यानी वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर के कार्य करें। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करे। यानी मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य शामिल किए जाते हैं
उनका यह भी कर्तव्य बनता है कि वो एक दूसरे की निंदा नहीं करें, उनके विभागों में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करें। है उनके विभागों द्वारा जो नीतियां अपनाई गई हैं अपने क्षेत्रों में उनका समर्थन करना आवश्यक होता है। अगला आता है संसद के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के प्रति उत्तरदायित्व, देखिए संसद के प्रति उत्तरदायित्व या राजनीतिक उत्तरदायित्व, अंत में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। यह एक राजनीतिक उत्तरदायित्व की दायित्व है कि उसका वास्तविक उत्तरदायित्व है, यानी राजनीतिक उत्तरदायित्व ही जो मंत्रिपरिषद का जो राजनीतिक उत्तरदायित्व वह उसका वास्तविक उत्तरदायित्व माना जाता है। संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को शासन कला और विज्ञान को ब्रिटेन की मुख्य देन माना जा सकता है। ये राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह होता है कि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। कॉमन सभा या लोक सदन में मंत्रिपरिषद को यदि विश्वास प्राप्त नहीं रहता है या वो अपना बहुमत खो देती है तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तब तक शासन की बागडोर संभाल सकती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, यानी संसद में वो अपना अगर विश्वास मत खो दे तो वो अपने पद से हटा दी जाती है। सन 1911 तक मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती थी, यानी ब्रिटेन में 1911 तक मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों लोकसभा और कॉमन सभा या लोक सदन के प्रति उत्तरदायी मानी जाती थी। लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा, यानी ब्रिटेन में 1911 का संसदीय अधिनियम और 1949 का संसदीय अधिनियम पारित किया गया, जिनके द्वारा लोकसभा की शक्तियों को बहुत ही सीमित कर दिया गया, यानी लोकसभा की जो शक्तियाँ थीं उनमें कमी कर दी गई। फलतः अब मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व वास्तव में केवल कॉमन सभा के प्रति रह गया है, ना कि लोकसभा के प्रति। तो इसीलिए देखिए मंत्री जो मंडल है वो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वो क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति मंत्री इस्तीफा दे उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त मानी जाती, तो उनके मध्य जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।